वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे अधिगम और सीखने का, जो हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, शिक्षा मनोविज्ञान का पहला चैप्टर। तो अधिगम और सीखना स्टार्ट किया था चैप्टर, तो आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं अपने क्लास में कि अधिगम प्रक्रिया क्या होती है। क्या जानेंगे कि अधिगम प्रक्रिया क्या होती है। तो ये सब अधिगम की विशेषताएं, साथ ही जो अधिगम के प्रकार हैं और अधिगम का पठार क्या होता है, पूरा जो चैप्टर है आज वाली क्लास में हम लोग अपना कवर करने वाले हैं। तो आज जो है आपका जो चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद कल हम लोग इस क्लास के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अधिगम प्रक्रिया क्या है। क्या समझेंगे कि अधिगम प्रक्रिया क्या होती है। तो इसको समझते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से अधिगम एक प्रक्रिया है, मतलब मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि जो अधिगम है वो क्या है, एक प्रक्रिया है जो जीव और वातावरण के मध्य चलती रहती है। और ये कहाँ पर चलती है, जीव और वातावरण के मध्य। मतलब जो जीवित प्राणी है, जो जीव है, वो कहाँ रहते हैं, वातावरण में निवास करते हैं। और वातावरण में रहकर ही वो क्या करते हैं, अधिगम जो है, सीखना, जिसको अधिगम कहते हैं, लर्निंग, वो प्रक्रिया चलती रहती है। प्रक्रिया उत्तेजक अनुक्रिया की दशाओं में आवश्यकता की पूर्ति, लक्ष्य की प्राप्ति, समायोजन में सफलता प्राप्त, व्यवहारिक परिवर्तन तथा सही व्यवहारों के स्थायीकरण में दिखाई देती है। और जो प्रक्रिया है अधिगम की, वो कब दिखाई देती है, जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं, साथ ही उसमें समायोजन कर लेते हैं। तो वो परिवर्तन कहाँ दिखाई देता है, हमारे व्यवहारों में स्थायी रूप से दिखाई देता है। और अधिगम क्या है, व्यवहार में स्थायी रूप से जो परिवर्तन है वही अधिगम कहलाता है। प्रयोजन से प्रेरित होकर व्यक्ति अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। जो व्यक्ति है वो किसी न किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर, उसकी कोई ना कोई आवश्यकता होती है या फिर उद्देश्य होता है, तो उससे प्रेरित होकर ही वो क्या करता है, अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। व्यक्ति का विकास अधिगम प्रक्रिया द्वारा ही होता है, और व्यक्ति का जो विकास है वो अधिगम प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि जो अधिगम प्रक्रिया है उसी के द्वारा व्यक्ति रोज़ नया कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका आधार परिपक्वता है। और अधिगम का आधार क्या है, तो इसका आधार है परिपक्वता। परिपक्वता अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा का होना आवश्यक है। लेकिन जो परिपक्वता है और अधिगम है, उन दोनों में अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसके लिए किसका होना आवश्यक है, प्रेरणा का। जब तक कोई व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा तब तक वो अधिगम प्रक्रिया को सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। तो अधिगम और जो परिपक्वता है, दोनों का सफलतापूर्वक जो सम्मेलन है किस प्रकार से हो पाएगा, अगर जो व्यक्ति है उसके अंदर प्रेरणा होगी, तभी जो अधिगम की प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक संभव हो सकती है। अब इसके विषय में जो गुथरी जी हैं, इन्होंने कुछ कहा है। तो गुथरी जी एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक कथन दिया। इन्होंने कहा है कि अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता। इन्होंने कहा है कि जो अधिगम है वो जो परिस्थिति है विभिन्न, उसमें भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है। तो उन्होंने अधिगम को क्या बताया है, विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता बताया है, जो स्थिति के अनुसार पूर्व अनुभव के कारण आती है। और इन्होंने कहा है जो स्थिति के अनुसार पूर्व अनुभव, मतलब उसका अनुभव हमें पहले से ही होता है, हमारे पास उस कार्य का अनुभव, उस क्षमता का अनुभव पहले से होता है, और वही अनुभव हम क्या करते हैं, आने वाली परिस्थितियों में यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, इन्होंने कहा है कि अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है, जो कि स्थिति के अनुसार पूर्व अनुभव के कारण आती है। इसी तरह जो पील महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन। इन्होंने कहा है कि जो अधिगम है वो व्यक्ति में एक परिवर्तन है, जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार अनुसरण में होता है। तो जो पील महोदय, इन्होंने कहा, क्या कहा है कि अधिगम क्या है, एक परिवर्तन है, जो कब होता है, उसके वातावरण के परिवर्तन। जब व्यक्ति अपने वातावरण में रहकर अपने वातावरण का अनुसरण करता है तो उसके व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वो अधिगम है। ये किसने कहा है, तो ये पील महोदय जी ने कहा है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति में स्थायी और अस्थायी दोनों परिवर्तन होते हैं। मतलब जो अधिगम है, लर्निंग प्रोसेस है, सीखना है, उसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मतलब कुछ समय के लिए जो अधिगम है उसके व्यवहार में दिखाई भी दे सकता है, और जो अधिगम है वो हमेशा के लिए व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से भी हो सकता है। तो अधिगम जो है वो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम सहज स्वाभाविक क्रियाएं जैसे
पलक झपकना, हाथ खींच लेना आदि से भिन्न है। जो अधिगम है तो हमारी जो सहज स्वाभाविक क्रियाएं हैं जैसे कि पलक झपकना, हाथ खींच लेना आदि से भिन्न है। अधिगम सामाजिक और जैविक अनुकूलन या चेतन उद्देश्य से हो सकता है। अधिगम किससे होगा? सामाजिक, जैविक अनुकूलन या चेतन उद्देश्य से हो सकता है। अधिगम व्यक्ति में सामाजिक या असामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार पैदा कर सकता है। और जो अधिगम है वो सामाजिक व्यवहार भी पैदा कर सकता है और असामाजिक व्यवहार भी पैदा कर सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि बालक किस प्रकार का अधिगम कर रहा है। अगर वो सामाजिक क्रियाकलापों का अधिगम कर रहा है तो वो उसके व्यवहार में सामाजिक परिवर्तन होगा, लेकिन अगर वो असामाजिक क्रियाकलापों का अधिगम कर रहा है, सीख रहा है, उसमें अनुसरण कर रहा है तो क्या होगा? उसके व्यवहार में असामाजिक परिवर्तन हो सकता है। अधिगम त्रुटि रहित या त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है। तो अधिगम कैसा हो सकता है? त्रुटि रहित होगा तो वो सामाजिक व्यवहार करेगा और त्रुटिपूर्ण होगा तो जो बालक है वो असामाजिक व्यवहार करेगा। अब समझते हैं अधिगम प्रक्रिया के सोपान। तो डेसिल महोदय जो हैं इन्होंने अधिगम प्रक्रिया के 6 सोपान दिए हैं। अधिगम प्रक्रिया के 6 सोपान किसने दिए हैं? तो डेसिल महोदय ने दिए हैं। इन्होंने अधिगम प्रक्रिया को बताया है कि 6 चरणों में जो संपन्न होगी। पहला और प्रथम सोपान है अभिप्रेरणा। इन्होंने जो पहला और प्रथम सोपान किसको बताया है? अभिप्रेरणा को बताया है। द्वितीय सोपान उद्देश्य है और तृतीय सोपान बाधा है। चतुर्थ सोपान अनुक्रियाएं हैं और पंचम सोपान सबलीकरण है और छठा और आपका अंतिम सोपान जो है वो कारण या एकीकरण है। तो इन्होंने जो डेसिल महोदय हैं इन्होंने अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान दिए हैं? इन्होंने 6 सोपान दिए। इन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति के अंदर क्या होगी? प्रेरणा होगी तो वो किसी कार्य को लेकर क्या बनाएगा? उद्देश्य बनाएगा। और जब उद्देश्य बनाएगा तो उस कार्य को करेगा तो उस कार्य में क्या आएंगी? बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं से निपटने के लिए वो क्या करेगा? उन पर क्रियाएं करेगा। उन पर क्रियाएं करेगा, रिएक्शन करेगा। उसके बाद सबलीकरण, मतलब जब उन पर वो क्रियाएं करेगा तो उसको क्या होगा? जब बाधाएं दूर होने लगेंगी तो उसे सबलीकरण मिलेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? एकीकरण, मतलब उसका जो लक्ष्य उद्देश्य उसने बनाया है वो संपन्न हो जाएगा। तो ये रहे आप लोगों के डेसिल महोदय के अनुसार दिए गए 6 सोपान जो हैं। इन्होंने अपने 6 सोपानों में यही बात जो है बताने की कोशिश की है और इसी प्रकार से इन्होंने अपने 6 सोपानों को निर्धारित किया है। अब समझते हैं सीखने या अधिगम के प्रकार। तो सीखना या अधिगम कितने प्रकार का होता है इसको समझते हैं। अधिगम के मुख्य 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? मुख्य 2 प्रकार हैं। पहला है क्रियात्मक अधिगम और दूसरा है विचारात्मक अधिगम। तो अधिगम के कितने प्रकार हैं? अधिगम के 2 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? क्रियात्मक अधिगम और दूसरा कौन सा है? विचारात्मक अधिगम। तो क्रियात्मक अधिगम क्या कहता है? जिस अधिगम प्रक्रिया में कर्मेंद्रियों अर्थात हाथ एवं पैर का विशेष योगदान होता है उसे क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। मतलब ऐसी अधिगम प्रक्रिया जिसको करने में, जिसको सीखने में हमारे जो हाथ पैर, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं उनका अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है तो वो कौन सा अधिगम है? क्रियात्मक अधिगम है। जैसे कि हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं या फिर टाइपिंग करना सीख रहे हैं या मोटर चलाना सीख रहे हैं या फिर दौड़ना सीख रहे हैं, उछलना सीख रहे हैं, तो ये सब क्या है? क्रियात्मक अधिगम है। क्योंकि इस अधिगम में हमारे जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो अत्यधिक क्रियाशील हैं, तो इसलिए ये अधिगम कौन सा होगा? क्रियात्मक अधिगम होगा। अगला है विचारात्मक अधिगम। तो विचारात्मक अधिगम कौन सा है? जिस अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रियाओं की प्रधानता होती है उसे विचारात्मक अधिगम कहते हैं। मतलब जिस अधिगम को करने में हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा यूज़ होगा, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो वो कौन सा अधिगम होगा? विचारात्मक अधिगम होता है। इसमें आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों का विशेष प्रयोग होता है। क्रियात्मक अधिगम में मस्तिष्क भी क्रियाशील रहता है। क्योंकि विचारात्मक अधिगम है तो विचारात्मक अधिगम में किसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा? मस्तिष्क का, क्योंकि विचार करने का कार्य किसका होता है? दिमाग का होता है और इसमें हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं सभी सहयोग देती हैं। तो विचारात्मक अधिगम में कौन क्रियाशील होता है अत्यधिक? हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो क्रियाशील होता है। अब समझते हैं अधिगम या सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करते हैं? मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित प्रयोग के द्वारा उस पर प्रभाव डालने वाले कारकों
का भी अध्ययन किया है। इन कारकों में प्रेरणा, अभिरुचि, ज्ञान, बुद्धि, स्वास्थ्य और वातावरण मुख्य हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे? इसमें मुख्य जो कारक है वो है प्रेरणा, अभिरुचि, ज्ञान, बुद्धि, स्वास्थ्य और वातावरण। ये कारक मुख्य हैं जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है इसमें से आवश्यकता। आवश्यकता कारक किस प्रकार से प्रभावित करे? कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को आवश्यकता होती है तभी क्या होता है, वो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई कार्य करता है। तो आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी है, अर्थात आवश्यकता होने पर ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आवश्यकता अधिगम का एक ठोस आधार प्रदान करती है। मतलब जो आवश्यकता है वो अधिगम को क्या करती है? एक ठोस आधार प्रदान करती है। जब किसी व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो वो उसे पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है। आवश्यकता की पूर्ति के लक्ष्य निश्चित होते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है? प्रयास करता है। तो आवश्यकता क्या हो गई? आविष्कार की जननी हो गई। दूसरा है प्रेरणा या अभिप्रेरणा। तो प्रेरणा या अभिप्रेरणा क्या है? सीखने में प्रेरक होना आवश्यक है। सीखने में प्रेरक का होना आवश्यक है। प्रेरक एक आंतरिक शक्ति है। जो प्रेरक है वो क्या है? आंतरिक शक्ति है। व्यक्ति को आंतरिक रूप से शक्ति प्रदान करती है जो क्रिया करने के लिए बाध्य करती है और हमें कार्य करने के लिए क्या करती है? बाध्य करती है। आवश्यकता, लक्ष्य और प्रोत्साहन बालक को प्रेरणा देते हैं। अगर किसी को आवश्यकता होगी किसी चीज़ की तो वो उसको पूरा करने के लिए लक्ष्य बनाएगा और जब लक्ष्य बनाएगा तो उसे पूरा करने के लिए उसके अंदर जो प्रोत्साहन है वो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो वो आएगा और बालक प्रेरित होकर क्या करेगा? अपनी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का कार्य करेगा। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को इन तीनों तत्वों पर पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए, तभी अधिगम में पूर्ण सफलता मिलती है। अगर शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम का प्रयोग हो रहा है तो शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक है उसको बालक पर इन तीनों तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। बालक के इन तीनों तत्वों पर ध्यान देना चाहिए, तभी क्या होगा? तभी जो अधिगम की प्रक्रिया है वो सफल हो पाएगी। अगला है रुचि एवं रुझान। सीखना बालकों की रुचि पर निर्भर करता है। जिस कार्य या विषय में बालक की रुचि होती है उसे सीखने में आनंद का अनुभव करता है, सरलता से जल्दी सीख लेता है। मतलब अगर बालक की किसी कार्य में रुचि है तो वो क्या करेगा? उस कार्य को सीखने में मन लगाकर उसे सीखता है, साथ ही उस कार्य को सीखने में आनंद भी लेता है। अगर बालक की किसी कार्य को सीखने में रुचि नहीं है लेकिन उसे ज़बरदस्ती वो कार्य सिखाया जा रहा है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा समय में सीखेगा, बहुत समय लेगा उसको सीखने में, साथ ही उसे उस कार्य में कोई भी आनंद आने वाला नहीं होता है। तो रुचि एवं रुझान भी क्या करते हैं? बालक की जो सीखना अधिगम है उसमें सहायता करते हैं। सीखने की इच्छा, तो आवश्यकता प्रेरक का कार्य करती है। बालक इच्छा करती है और बालक के अंदर क्या होता है? इच्छा जागृत होती है। यह इच्छा जितनी तीव्र होगी अधिगम की प्रक्रिया उतनी ही फलदायक होती है। तो सीखने की इच्छा डिपेंड ये करता है कि जो बालक है वो अधिगम की प्रक्रिया कितने समय में संपन्न कर पाएगा। अगर उसके अंदर सीखने की इच्छा तीव्र है तो वो बहुत जल्दी अधिगम की प्रक्रिया को संपन्न कर लेगा, लेकिन अगर उसके अंदर सीखने की तीव्र इच्छा नहीं है तो वो अधिगम की प्रक्रिया के तहत बहुत समय लगाएगा और साथ ही अधिगम जो है वो बहुत समय तक चलेगा। अगला है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अधिगम प्रक्रिया में बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। स्वस्थ बालक शीघ्र सीख लेते हैं जबकि अस्वस्थ बालक सीखने में रुचि कम लेते हैं और पिछड़ जाते हैं। जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो भी क्या करता है? अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करता है। अगर दो बालक हैं और दो बालक में एक बालक ऐसा है जो स्वस्थ है और एक बालक ऐसा है जो मानसिक रूप से बीमार है, तो जो स्वस्थ बालक होगा उसमें जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वो बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो अधिगम की प्रक्रिया है वो क्या होगी? मस्तिष्क रूप से वो स्वस्थ है, साथ ही शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो उसकी रुचि भी होगी कार्य करने में और प्रेरणा भी उसको मिलेगी। लेकिन जो अस्वस्थ बालक है वो स्वस्थ बालक की तुलना में बहुत कम सीख पाता है, जिसका कारण है कि वो क्या होते हैं? पिछड़ जाते हैं। इसलिए बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला है बुद्धि। सीखने की क्षमता और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। जिस बालक की बुद्धि तीव्र होती है वो जल्दी सीख लेते हैं और मंद बुद्धि बालक को इस विषय क्रिया को सिखाने में बहुत समय लगता है। जो तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं वो किसी भी कार्य को करने में बहुत कम समय लगाते हैं और बहुत जल्दी उसे सीख लेते हैं, लेकिन उसी स्थान पर जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं वो क्या करते हैं? वो सीखने में बहुत समय लगाते हैं।
तो बुद्धि भी क्या करती है, अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करती है। अगला है परिपक्वता। अधिगम की प्रक्रिया पर सिखाने वाले की शारीरिक मानसिक प्रक्रिया का बहुत प्रभाव पड़ता है। परिपक्व छात्र सरलता से और शीघ्रता से सीख लेते हैं, क्योंकि परिपक्वता के कारण शारीरिक अंग पूर्ण विकसित होकर पूरी शक्ति से कार्य करते हैं। प्रोत्साहन एवं पुरस्कार। अधिगम की प्रक्रिया में प्रोत्साहन पुरस्कार सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जबकि निंदा और दंड का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बालकों को सिखाते समय शिक्षक को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा सफल होने पर प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे छात्रों को प्रेरणा मिलती है और अधिक तन्मयता से सीखते हैं। मतलब अगर छात्रों को सीखने में क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दी जाए और प्रेरणा दी जाए, तो वो जो कार्य नहीं सीख पा रहे हैं, जो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, उनको सीखने में उन्हें सहायता मिलेगी। और साथ ही छात्रों की प्रशंसा, अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया है तो उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, जिससे क्या, प्रशंसा करने से उन्हें प्रेरणा मिलती है और वो अधिक तन्मयता से मन लगाकर उस कार्य को करते हैं। अगला है वातावरण। अनुकूल वातावरण में सीखना जल्दी होता है, जबकि प्रतिकूल वातावरण में सीखने की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अध्ययन करने के उचित स्थान, पर्याप्त प्रकाश, स्वच्छ वायु तथा शांत वातावरण में अधिगम की प्रक्रिया अधिक सफल होती है। जो वातावरण है वो अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वातावरण सीखने की प्रक्रिया के अनुकूल होगा तो वो क्या करेगा, बालक के अंदर जो है वो सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। साथ ही वो उस प्रक्रिया में अधिक सफलता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसे उस प्रकार का वातावरण मिल रहा है जिसमें वो सरलता से अधिगम कर सकता है। लेकिन अगर बालक की अधिगम की प्रक्रिया के विपरीत वातावरण मिलता है, जिसमें वो अधिगम नहीं कर सकता है, उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो वातावरण क्या करता है, अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला है शिक्षक और शिक्षण विधि। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षा की मनोवृत्ति में व्यवहार एवं उसकी शिक्षण विधि बहुत प्रभाव डालती है। मतलब सीखने की प्रक्रिया में जो शिक्षक की मनोवृत्ति है, साथ ही उसका जो व्यवहार है और उसकी शिक्षण विधि है, वो क्या करता है, वो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का कार्य करता है। शिक्षक का व्यक्तित्व सिखाने वाले के प्रति उसका व्यवहार अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। साथ ही जो शिक्षक है और उसकी शिक्षण विधि है, उसका छात्र पर, उसके व्यवहार पर, उसकी मनोवृत्ति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का जो शिक्षक होगा, उसका व्यवहार होगा, उसका मनोवृत्ति होगी, उसी प्रकार का छात्र जो व्यवहार और उसकी प्रकार की जो छात्र की मनोवृत्ति है वो हो जाएगी। और शिक्षक का जो छात्र पर प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत। अगला है तत्परता। सीखने के प्रति बालक की तत्परता का प्रभाव मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया है। तो जो तत्परता का नियम है वो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। जिन कार्यों को सीखने में बालक तत्पर होता है उन्हें वह शीघ्र सीख लेता है। जिन कार्यों को सीखने के लिए बालक के अंदर क्या होती है, तत्परता होती है, सीखने की इच्छा होती है, वो कार्य बहुत जल्दी शीघ्र ही सीख लेता है। लेकिन अगर किसी कार्य को सीखने कि बालक के अंदर तत्परता नहीं होगी तो वो उस कार्य को नहीं सीख पाता है। साथ ही उसमें क्या होता है, अधिगम करने में वो असफल हो जाता है। अगला है अभ्यास। तो अभ्यास भी क्या करेगा, अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करता है। अभ्यास का तात्पर्य है कि क्रिया को बार बार करना। अभ्यास का तात्पर्य क्या है कि किसी कार्य को बार बार करना या दोहराना। अभ्यास जितना अच्छा होगा अधिगम उतना ही स्थायी होता है। मतलब जो अभ्यास है, अगर आप किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें क्या हो जाती है, बैठ जाती है। जैसे आप मैथ लगाने का बार बार अभ्यास करते हैं तो आपको क्या होते हैं, मैथ आपको बहुत अच्छे से आने लगती है, आप उसे समझने लगते हैं। लेकिन अगर आपने मैथ लगाना छोड़ दिया तो आप क्या करेंगे, आपको जो चीज़ें हैं वो भूलने लगेंगे आप, और उसमें क्या हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो अभ्यास का भी अधिगम प्रक्रिया पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और जितना अधिक अभ्यास होगा अधिगम उतना ही अधिक स्थायी हो जाता है। अगला प्रभाव है प्रभाव। तो अगला कौन सा कारक प्रभावित करेगा, प्रभाव। जब किसी क्रिया के करने पर क्या मिलती है, सफलता मिलती है, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी प्रकार का अधिगम कर रहे हैं, कोई कार्य सीख रहे हैं, अगर हम उस कार्य को बहुत ही सरलता से और आसानी से साथ ही जल्दी सीख जाते हैं तो उसका हमारे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी कार्य को सीख रहे हैं और बहुत लंबे समय से सीख रहे हैं, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही, असफलता मिल रही है और सीख नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका व्यक्ति के अधिगम पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए एक छोटा बालक है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, लेकिन वो
सीख ही नहीं पा रहा है, वो साइकिल नहीं चला पा रहा है, तो उसके अधिगम की प्रक्रिया पर क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं दूसरा बालक है और उसने 2 दिन में ही साइकिल चलाना सीख लिया, साथ ही उसके साथ वाला जो बालक है उसने 4 दिन में, वो 4 दिन में भी नहीं सीख पाया, तो उसका क्या होगा, उस पर नकारात्मक प्रभाव होगा। और जो जिस बालक ने साइकिल चलानी सीख ली है वो क्या सोचेगा कि आज मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ, तो शायद कुछ दिनों के बाद जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मुझे जो गाड़ी चलानी वो भी मैं बहुत आसानी से सीख सकता हूँ। तो अधिगम की प्रक्रिया का जो सकारात्मक प्रभाव है वो भी बालक के ऊपर पड़ता है। तो ये रहे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब समझते हैं अधिगम की वक्र रेखाएं। तो अधिगम की वक्र रेखाएं जो लर्निंग कर्व हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, साथ ही ये क्या दर्शाते हैं, इनको जानते हैं। तो अधिगम करने की प्रगति एवं अवनति को दिखाने वाली रेखा को सीखने की वक्र रेखा कहते हैं। तो अधिगम की वक्र रेखाएं क्या होती हैं, जो अधिगम की प्रगति और अवनति को दिखाती है, मतलब अधिगम की प्रगति एवं अवनति को दिखाने वाली जो वक्र रेखा होती हैं वो सीखने की वक्र रेखा होती है कि बालक जो है वो कितना अधिगम कर रहा है और कितना क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, मतलब कितना सीख पा रहा है और कितना सीख नहीं पा रहा है। तो जो बालक के अधिगम और अवनति को दिखाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, उसी रेखा को सीखने की वक्र रेखा कहते हैं, जो ये दिखाती है कि बालक जो है अधिगम की प्रक्रिया में कितना जो है आगे बढ़ पा रहा है और कितना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अधिगम करने की प्रक्रिया में उन्नति प्रारंभ से लेकर कार्य के अंत तक एक समान नहीं होती है, मतलब कोई भी बालक किसी कार्य को सीखने में पूरे समय तक एक समान उसे नहीं सीख पाता। कुछ चीज़ें वो बहुत जल्दी सीख पाएगा, तो कुछ चीज़ें वो बहुत समय लगाकर सीखेगा, कुछ चीज़ें वो जो है सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगाएगा, कुछ चीज़ें भूल जाएगा। तो अधिगम की प्रक्रिया में क्या होता है, उतार और चढ़ाव होता रहता है। कभी बालक बहुत तीव्र गति से सीखता है, कभी क्या होता है उसकी सीखने की जो गति है वो मंद हो जाती है। तो जो अधिगम करने की प्रक्रिया में उन्नति प्रारंभ से लेकर कार्य के अंत तक एक समान नहीं होती, कभी उसमें तीव्र प्रगति होती तो कभी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। और इस प्रगति और अवरुद्ध को एक ग्राफ पेपर पर सीखने की प्रगति या अवनति का रेखांकन किया जाए तो उसमें जो रेखा बनती है उसे अधिगम करने की वक्र रेखा कहते हैं। मान लीजिए अभी बालक यहाँ से सीखना शुरू किया, वो बहुत जल्दी जल्दी सीख रहा है, लेकिन अभी क्या यहाँ पर जैसे आया वो चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है, तो ये अधिगम की रेखा क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। फिर ऐसे अभी नहीं सीख पा रहा है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ऐसी चीज़ें उसके सामने आएगी, उनको वो फिर से बहुत जल्दी जल्दी सीख ले रहा है, तो ये अधिगम की जो रेखा है वो ऊपर चली जाएगी। मान लीजिए कुछ चीज़ों को वो नहीं सीख पा रहा है बहुत दिनों तक, तो यहाँ पर सीधी हो जाएगी। तो ये क्या है, अधिगम की वक्र रेखा है, जो ये दर्शाती है कि बालक कहाँ पर प्रगति कर रहा है और कहाँ पर अवनति कर रहा है। तो जो अधिगम की रेखा का एक ग्राफ है जो अधिगम को दर्शाने का कार्य करेगा, वो अधिगम की वक्र रेखा कहलाती है। चार्ल्स स्किनर ने क्या कहा है इस बारे में, इन्होंने कहा है कि किसी एक क्रिया में मनुष्य की क्रमिक उन्नति या अवनति को उपस्थित करना ही सीखने का वक्र है। तो इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति में जो क्रमिक रूप से उन्नति और अवनति हो रही है, एक व्यक्ति अधिगम की प्रक्रिया में जो उन्नति और अवनति कर रहा है, उसको जो दिखाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, सीखने का वक्र है। अब समझते हैं सीखने की वक्र रेखाओं के प्रकार। तो जो अधिगम की वक्र रेखाएं हैं, लर्निंग कर्व है, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, उन्नतोदर है। दूसरा है आप लोगों का नतोदर, कौन सा है, दूसरा नतोदर है। और तीसरा आप लोगों का है मिश्रित वक्र रेखा। तो अधिगम की प्रक्रिया कि कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है आप लोगों का उन्नतोदर वक्र। तो ये वक्र क्या कहता है, इसको समझते हैं। जो उन्नतोदर वक्र है वो क्या कहता है, इस प्रकार की जो वक्र रेखा है प्रारंभ में वक्र बढ़ता है, मतलब इस प्रकार की वक्र रेखा में क्या होता है, जो अधिगम की प्रक्रिया है वो प्रारंभ में ऊपर की ओर जाती है, बढ़ता है, अर्थात सीखने वाले की जो गति है वो तीव्र पाई जाती है, लेकिन बाद में अभ्यास करने के बाद क्या होती है, शिथिलता आ जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है, अभ्यास करने के अभाव में बालक में शिथिलता आ जाती है। इस प्रकार प्रारंभ में सीखने में उत्साह अधिक होता है और अंत में वक्र जो है वो पठार का रूप ले लेता है। अंत में क्या हो जाता है, जो वक्र है वो पठार का रूप ले लेता है। तो इस जो अधिगम का जो वक्र है, नतोदर वक्र है, इसको इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि प्रारंभ में क्या है, यहाँ से बालक ने सीखना जो है प्रारंभ किया और वो यहाँ से सीख रहा है, लेकिन अभी तो उसमें उन्नति है, वो अभी यहाँ तेजी से सीख रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर रुक गया, मतलब यहाँ पर आकर उसने सीखना बंद कर दिया और यहाँ पर आकर के वो कुछ भी नहीं सीख पा रहा है। तो ये क्या है, अधिगम की जो उन्नतोदर वक्र रेखा है ये दर्शाती है कि जो बालक है उसमें सीखने की गति पहले तीव्र थी, लेकिन बाद में क्या हो गई है, बाद में यहाँ पर आकर रुक गई है, मंद हो गई है। तो ये अधिगम का उन्नतोदर वक्र है, जो क्या दर्शाता है कि
बालक में पहले तो सीखने में तीव्रता थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, अभ्यास के अभाव में उसमें शिथिलता आ गई। तो बाद में क्या हुआ, यहाँ पर उसने पठार का रूप ले लिया। तो इस प्रकार से अधिगम का उन्नतोदर वक्र बनेगा। दूसरा है नतोदर वक्र। दूसरा कौन सा है, नतोदर वक्र। तो यहाँ पर दूसरा है नतोदर वक्र। ये क्या दर्शाता है, इस प्रकार की वक्र रेखा में आरंभ में सीखने की गति धीमी होती है, परंतु बाद में अभ्यास के साथ सीखने की जो गति है वो बढ़ जाती है। और नतोदर वक्र क्या दर्शाता है कि इस वक्र रेखा में क्या होगा, पहले क्या होगा, जो सीखने की गति है वो मंद होगी, लेकिन बाद में क्या होता है, वो अभ्यास के साथ बढ़ जाती है। तो जो नतोदर वक्र है वो क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि प्रारंभ में क्या होगा, जो बालक की सीखने की गति है, जो उसमें अधिगम की जो गति है वो मंद होती है, मतलब मंद होगी, वो धीमी गति से सीखेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, वो अभ्यास जब करने लगता है तो उसमें जो सीखने की गति है वो बढ़ जाती है, तीव्र हो जाती है। तो ये रहा आप लोगों का जो नतोदर वक्र है वो, ये आप लोगों का उन्नतोदर है और ये नतोदर है। इसमें बताया कि प्रारंभ में क्या होगा, बालक की जो सीखने की गति है वो मंद है, इसलिए ये उल्टा चल रहा है, लेकिन बाद में क्या हो गया, जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो उसकी सीखने की गति वो अभ्यास के कारण तीव्र हो गई, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब जो सीखने की गति है वो बढ़ रही है। अगर अब उसमें सीखने की गति बढ़ती ना और नीचे ही रहती, वो मंद गति से ही सीखता, तो ये जो वक्र है वो यूँ जाता, मतलब इस प्रकार जाता, क्योंकि उसमें क्या है, जो सीखने की गति है वो नहीं बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सीखने की गति है वो बढ़ रही, इसलिए जो वक्र रेखा है वो ऊपर की ओर जा रही। इसका मतलब ये दर्शा रही कि जो बालक है पहले तो मंद गति से सीख रहा था, लेकिन अब क्या है, अभ्यास के कारण उसमें जो सीखने की गति है वो बढ़ रही है, तो ये ऊपर की ओर जा रही। जो उन्नतोदर था उसमें क्या था, बालक ने पहले सीखना आरंभ किया तो यहाँ पर उसके सीखने की गति तीव्र थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसकी जो सीखने की गति है वो मंद पड़ती गई, क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया। तो ये जो वक्र रेखा है वो नीचे की ओर झुक गई है, मतलब जो बालक है उसमें जो सीखने की गति है वो पहले तो क्या थी, तीव्र थी, तो ये ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन जैसे ही मंद हो गई तो ये नीचे की ओर झुक गई। तो ये दोनों रेखाएं ये दर्शाती हैं कि कहाँ पर बालक प्रगति कर रहा है और कहाँ पर अवनति कर रहा है। अगला तीसरा आप लोगों का जो वक्र रेखा का प्रकार है वो है मिश्रित वक्र रेखा। कौन सी है, मिश्रित वक्र रेखा। तो ये तीसरा प्रकार है आप लोगों का, ये है मिश्रित वक्र रेखा। ये क्या दर्शाती है, इस प्रकार की वक्र रेखा शुरू में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है। इस प्रकार की जो वक्र रेखा है, इसमें जो शुरू है उसमें जो बालक है वो तीव्र गति से सीखता है, लेकिन बाद में जो सीखने की गति है वो धीमी हो जाती है और कुछ समय तक तो तेजी बनी रहती है, इसके बाद क्रमशः यह तेजी फिर धीमी होने लगती है। इस प्रकार प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है। इस वक्र रेखा का जो रूप है अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति होता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सी वक्र रेखा का रूप अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति होता है, तो वो कौन सी रेखा है, मिश्रित वक्र रेखा, कॉम्बिनेशन टाइप। और जो कर्व है वो कौन सा है, तो आप लोगों का मिश्रित वक्र रेखा है, जिसका आकार जो है अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं बालक तीव्र गति से सीखता है और कहीं मंद गति से, फिर उसकी सीखने की गति बढ़ जाती है, फिर उसकी सीखने की गति धीमी हो जाती है। तो जो मिश्रित वक्र रेखा है वो उन्नतोदर और नतोदर वक्र रेखा का मिश्रित रूप है, मिला जुला रूप है, क्योंकि दोनों के जो लक्षण है मिश्रित वक्र रेखा में प्रकट होते हैं, इसलिए इसको मिश्रित वक्र रेखा कहा गया, क्योंकि इसमें उन्नतोदर वक्र के रेखा के भी लक्षण है और नतोदर वक्र की जो रेखा है उसके भी लक्षण है, तो इसीलिए इसको मिश्रित वक्र रेखा कहा गया। उसका आकार कैसा होता है, अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बालक की जो सीखने की गति है वो धीमी है, इसलिए यहाँ पर नीचे है, लेकिन जैसे जैसे उसकी सीखने की गति बढ़ी वो क्या हो गया, ऊपर की ओर उठा। लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ, यहाँ पर उसे बालक की जो सीखने की गति है फिर धीमी हुई, यहाँ पर थोड़ा सा उठा क्योंकि यहाँ पर उसकी सीखने की गति बढ़ गई है, और यहाँ पर आकर के फिर क्या हो गया, उसकी जो सीखने की गति है वो रुक गई। तो इसलिए ये आप लोग देख सकते हैं एक प्रकार का हल्का सा अगर देखेंगे तो एस का सिंबल जो है वो बन रहा है। तो जो मिश्रित वक्र रेखा है वो किसको दर्शाती है, एस को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, एस प्रकार की होती है। तो एस कर्व ये बनाने का कार्य करती है। अब तीनों हम लोगों ने देख लिए कि अधिगम के प्रकार तीनों समझ लिए। अब समझते हैं अधिगम का जो पठार है वो किसे कहते हैं, जो सीखने का पठार है वो क्या होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में जब प्रगति स्थिर होकर रुक जाती है और कुछ समय तक रुकी रहती है तब इसे सीखने का पठार कहते हैं। मतलब जब वक्र क्या होगा, जो सीखने की गति है, मान लीजिए यहाँ से बालक ने सीखना प्रारंभ किया और यहाँ पर आकर क्या हो गया, वो सीखना उसने बंद कर दिया और यहाँ पर उसने कुछ दिनों तक कुछ सीखा ही नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पर
वाली जो स्थिति है ये, मतलब जब उसने कुछ भी नहीं सीखा, वो रुक गया और जितना सीखा था उतना ही रुका हुआ है, तो ये जो वक्र रेखा बनेगी ये क्या है, पठार है। मतलब सीखने की प्रक्रिया में जब प्रगति स्थिर होकर रुक जाती है और ना बालक कुछ सीखता है और ना क्या है आगे कुछ बढ़ता है, तो वहाँ पर जो वो समय होता है वो समय क्या कहलाता है, वो वक्र रेखा जब उतने पर ही टिकी रहेगी तो वो क्या कहलाता है, सीखने का पठार कहलाता है। तो अधिगम का जो सीखने का पठार है वो क्या है, जब बालक की जो प्रगति वो स्थिर होकर रुक जाती है और कुछ समय तक रुकी रहती है, तो इसे क्या कहते हैं, सीखने का पठार कहते हैं। इसको हम लोग इसकी भांति देख सकते हैं। तो ये आप लोगों का जो सीखने का पठार है उसका डायग्राम है, इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। 1 मिनट आ रहे हैं हम लोग, हट गया है थोड़ा सा। ये आप लोगों का जो सीखने का पठार है ये दर्शा रहा है। 1 मिनट बस आ गया। ये क्या है, सीखने का जो पठार है ये दर्शाता है। यहाँ पर बालक ने सीखना आरंभ किया, यहाँ से वो तेज़ी से सीख रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर उसकी गति जो है वो धीमी हुई और यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक उसने कुछ भी नहीं सीखा। देख लिए एक जैसी रेखा है, ना ऊपर गई है ना नीचे गई है, एक जैसी है। इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो बालक की प्रगति है वो रुक गई है, अवरुद्ध हो गई है। तो ये क्या बन गया, ये सीखने का पठार बन गया। तो इस प्रकार से अगर डायग्राम भी बनाने को आएगा तो आप लोग बना सकते हैं अपने एग्ज़ाम में और आप लोगों को नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। अब समझते हैं पठार के कारण क्या हैं, कौन कौन से कारणों के कारण जो बालक है उसके अधिगम में पठार आ सकता है। तो पहला कारण क्या है, अधिगमकर्ता की शारीरिक क्षमता का कम होना। अगर बालक के अंदर जो सीखने की क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, उसकी जो शारीरिक क्षमता अगर वो कम है तो अधिगम में क्या हो सकता है, पठार आ सकता है। दूसरा है, अगर छात्र में सीखने के लिए उत्साह नहीं है तब भी आ सकता है। अगर वो ध्यान में उसकी कमी है, अगर उसमें एकाग्रता नहीं, वो एकाग्रता के साथ नहीं सीख पाता है, तब भी उसकी जो अधिगम में पठार आ सकता है, ये भी पठार का कारण है। साथ ही अगर थकान की स्थिति विकसित होना, अगर कोई ऐसा कार्य है जिससे उसको बार बार थकान हो जाती है, उसका शरीर जो है वो थक जाता है, तब भी ये अधिगम में पठार का कार्य करेगा। अगला है क्रिया या विषय वस्तु का अधिक जटिल होना, या फिर जो चीज़ वो सीख रहा है वो अत्यधिक जटिल है और उसे सीखने में बहुत अधिक कठिनाई हो रही, वो उसे समझ नहीं पा रहा है, तब भी क्या करेगा, उसका सीखने में मन नहीं लगेगा और ये पठार उत्पन्न करने का कार्य करेगा। अगला है सीखने की अनुपयुक्त या अनुचित विधियाँ, या फिर जो सिखाने की उसकी विधि है या फिर वो जिस विधि से सीख रहा है वो विधि ही सही नहीं है और उस विधि के माध्यम से उसे जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आ रही हैं, तो उसमें भी क्या होगा, तब भी बालक की सीखने में रुचि नहीं लगेगी और वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, उसका जो अधिगम है वहीं पर रुक जाएगा। तो ये भी पठार उत्पन्न करने का कार्य करेगा। अगला है छात्र एवं वातावरण में परिवर्तन ना होना, मतलब छात्र का वातावरण इस प्रकार का है कि वो सीखने में वहाँ पर अधिक जो उसका अधिगम है वो अधिक तीव्र नहीं हो पा रहा है, उसे सही वातावरण सीखने के लिए नहीं मिल पा रहा है अधिगम के लिए, तब भी क्या करेगा, वो पठार उत्पन्न करने का कार्य करेगा। तो ये सभी कारण है जो सीखने में पठार उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अब समझते हैं जो सीखने में पठार है उनके निराकरण के उपाय कौन कौन से, मतलब जो सीखने में पठार है उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो पहला है शिक्षक द्वारा प्रोत्साहन में प्रेरणा देना। पहला क्या है कि अगर बालक सीख नहीं पा रहा है, अधिगम की प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है, तो बालक को क्या दिया जाना चाहिए, प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दूसरा है सीखने की विधि में सुधार या परिवर्तन करना। अगर बालक एक विधि के माध्यम से नहीं सीख पा रहा है तो उसे सिखाने की किसी दूसरी विधि का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही उसे दूसरी विधि से सिखाना चाहिए। तो ये भी किया जा सकता है, तभी अधिगम में क्या होगा, पठार को दूर किया जा सकता है। अगला है क्रिया या विषय वस्तु को सरल बनाने का प्रयास करना। जो भी चीज़ें उसे सिखाई जा रही हैं वो उनको थोड़ा सा सरल बनाकर बालक को सिखाना चाहिए, जिससे जो बालक है सीखने में ज़्यादा कठिनाई का अनुभव नहीं करेगा और वो सरलता से चीज़ों को सीख जाएगा। सीखने के लिए उचित वातावरण तैयार करना, और जो भी चीज़ें उसे सिखाई जा रही हैं उस चीज़ को, उस वस्तु को सीखने में, उस कार्य को सीखने में क्या किया जाना चाहिए, बालक को उसी कार्य के अनुसार उचित वातावरण देना चाहिए। मान लीजिए उसे जो है क्रिकेट मैच खेलना सिखाया जा रहा है, तो उसे क्रिकेट मैच खेलने वाला फील्ड भी तो देना चाहिए, वहाँ पर जितने भी टीम होती है वो होनी चाहिए, साथ ही अच्छा ग्राउंड होना चाहिए और उसे उसके पास खेलने के लिए क्या होना चाहिए, जो सामग्री है वो भी होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, तभी बालक क्या होगा, अच्छी प्रकार से सीख पाएगा। लेकिन अगर उसे क्रिकेट खेलने के लिए सिखाया जा रहा है लेकिन वहाँ पर फील्ड ही अच्छा नहीं है, उसके पास शूज़ नहीं है और साथ ही जो खेलने का सामान है वो भी आधा अधूरा है, तो बालक जो है वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो उसे उचित वातावरण देना, ये भी क्या है, अधिगम की प्रक्रिया में पठार के निराकरण का, इसके द्वारा भी पठार का जो निराकरण है वो किया जा सकता है। साथ ही अगला है छात्रों की व्यक्तिगत क्षमता को ज्ञात कर उनके अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार करना। जो छात्र हैं उनके अंदर
साथ ही ये भी ज्ञात होना चाहिए कि बालक कौन से कार्य को सीखने की क्षमता रखता है, तो उसकी क्षमता के अनुसार ही जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको करना चाहिए। अगर शिक्षण प्रक्रिया बालक की क्षमता के अनुसार नहीं है तो उसमें क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। और लास्ट है आप लोगों का दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षण विधि को रुचिकर बनाना। अगर शिक्षण विधि में क्या है, दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा तो वो कैसा होगा, रुचिकर हो जाता है और बालक सीखने में ज़्यादा रुचि लेता है। लेकिन अगर नीरस वातावरण दिया जाएगा, बालक को एक लाइन से पढ़ाया ही जाएगा, उसमें कोई भी दृश्य श्रव्य उपकरण या फिर ऐसी विधियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जिससे बालक का थोड़ा बहुत मनोरंजन हो, तो वो सीखने में क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, इस विधि के माध्यम से सिखाने में पठार आ जाएगा और बालक के अधिगम में क्या हो जाएगा, पठार उत्पन्न हो जाएगा और बालक जो है अधिगम सही से नहीं कर पाएगा। तो अधिगम के पठार को दूर करने के लिए दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग भी करना चाहिए, जिससे जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको रुचिकर बनाया जा सकता है। तो ये रहा आप लोगों का पूरा चैप्टर, यहाँ पर फिनिश हो गया है। और अगर इस चैप्टर से अब कोई क्वेश्चन आएगा तो अब तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली हैं और आप लोगों का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल हम लोग इस वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, जितने एमसीक्यू क्वेश्चन लग सकते हैं, जितने पूरे चैप्टर से हो सकते हैं उतने हम लोग कोशिश करेंगे लगाने की, ताकि कोई भी कहीं से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट है एमसीक्यू वाला, वो आप लोगों को कल मिलेगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।